नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल के 4 बज चुके हैं। वक्त है 4 के अलार्म का, जिसमें हम दिखाएंगे तमाम खबरों का राउंड अप और 4 बड़ी खबरों पर खास नजर। पहली खबर, भोपाल में ट्रिशा शर्मा की मौत की जांच के लिए बनी एसआईटी, आरोप पति फरार। दूसरी खबर, बंगाल में शुभेंदु सरकार के ताबड़तोड़ फैसले, धर्म के आधार पर बनी योजनाएं होंगी बंद। तीसरी खबर, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कड़ी चेतावनी, सड़क पर पढ़ी नमाज तो होगा दूसरा इलाज। और चौथी खबर, केदारनाथ के यात्रा के रास्ते पर बिखरे इंतजाम, सोनप्रयाग में भारी भीड़, बद इंतजामी से जनता परेशान। बढ़ते आगे, भोपाल में एक पूर्व जज के घर ब्याही गई ट्रिशा शर्मा की मौत का मामला गर्मा गया है। ट्रिशा शर्मा का पति समर्थ सिंह अभी भी फरार है। भोपाल पुलिस उसके पासपोर्ट को सस्पेंड करने की मांग कर सकती है। ट्रिशा शर्मा की मौत की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। ट्रिशा की मां एनडीटीवी से बोली कि उसके शव का दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए। ट्रिशा का पोस्टमार्टम भोपाल एम्स में हुआ, लेकिन उसकी मां का कहना है कि दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम कराया जाए। पोस्टमार्टम में पता लगा है कि ट्रिशा की मौत फांसी लगने से हुई है। ये तस्वीरें उसकी शादी के पहले की हैं, जिसमें लाल लहंगे में ट्रिशा अपनी शादी की तैयारियों में है और वीडियो के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये 6 तस्वीरें हैं। 12 दिसंबर 2025 को जब ये शादी के पहले का वीडियो है, तैयारियों का वीडियो है, शरीर पर चोट के निशान मिले हैं और यही बताता है कि क्या उसकी हत्या की गई है या फिर सामान्य मौत। पति और सास पर हत्या का आरोप है, उनकी तस्वीरें हैं। तीसरी, 11 मई की रात को संदिग्ध मौत और उसके बाद उसका शव बरामद हुआ। फंदे से लटका मिला था शव। ट्रिशा की मौत से पहले उसने मां से बात की थी, लेकिन ट्रिशा को इंसाफ कब मिलेगा, ये एनडीटीवी की पहल रहेगी और हम इसे अंतिम क्षण तक उसी तरह से फॉलो करेंगे और आपको बताएंगे कि ट्रिशा को किस तरह से इंसाफ मिलना चाहिए। 11 मई को मध्य प्रदेश के भोपाल में ट्रिशा की संदिग्ध मौत हुई थी। गले में फंदे के निशान, कई जगह चोट के निशान। लाचार माता पिता अपनी बेटी की लाश घर ले जाने के बजाय इंसाफ के लिए मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठने को मजबूर हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ट्रिशा की मौत के 6 दिन बाद ट्रिशा की सास आजाद है और ना ही पुलिस अब तक उसके पति को गिरफ्तार कर पाई है। गुस्सा इसी बात का है कि जिन पर आरोप है वही कानून की गिरफ्त से बाहर है। इन्हीं सवालों का जवाब मांगने ट्रिशा के परिजन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के आवास पहुंच गए, लेकिन पुलिस परिजनों को कानून का पाठ पढ़ाती नजर आई। परमिशन नहीं ली यहाँ पर घेराव करने की, तो ये अनैतिक है। लेकिन उनके परिवार की बच्ची को उन्होंने वो जो मांग रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, आप हम शांतिपूर्ण तरीके से ही तो कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से आप हमसे जो कह रहे हो, हम डे 1 से कह रहे हैं कि आप पॉइंट बाय पॉइंट लिख के दें, हम उस इन्वेस्टिगेशन का जवाब देंगे, ये हमारा उत्तरदायित्व है। हालांकि पूरे मामले की जांच एसआईटी के हवाले है, लेकिन परिजनों को लोकल पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। ट्रिशा के परिवार ने अभी तक भोपाल एम्स से उसका शव नहीं लिया है। परिजनों ने साफ कह दिया है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता और दूसरे पोस्टमार्टम की अनुमति नहीं मिल जाती, वो बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ट्रिशा की मौत की जांच कर रही एसआईटी के चीफ और एसीपी रजनीश कश्यप ने पूरे मामले पर क्या कहा है, ये सुनिए। ट्रिशा शर्मा वाले मामले में अभी क्योंकि प्रकरण अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो और जितने टीम द्वारा एसआईटी गठित है, तो टीम द्वारा जो भी साक्ष्य हैं वो सब एकत्रित किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो फरार आरोपी है, तो उसकी तलाशी के लिए बिल्कुल पुलिस लगातार लगी हुई है। साथ ही साथ उस पर नाम उद्घोषणा की भी कार्रवाई की जा रही है। अभी अंतिम संस्कार के संबंध में एम्स प्रशासन द्वारा थाना प्रभारी को अवगत कराया गया था, तो इस पर से जब परिजनों को अवगत कराया गया तो वो परिजन पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं। इस संबंध में उनके द्वारा सीपी महोदय भोपाल को भी आवेदन दिया गया है और वो अपनी बात कोर्ट में भी रखेंगे। अब जो भी निराकरण है तो सक्षम न्यायालय द्वारा इस संबंध में अग्रिम दिशा निर्देश दिए जाएंगे। प्राइमरी रिपोर्ट में क्या सामने आया है, क्या सुसाइड है या फिर कुछ और भी एंगल निकल कर आए हैं? जो पीएम रिपोर्ट है, डिटेल पीएम रिपोर्ट भी आ गई है, तो उसमें कॉज ऑफ डेथ एंटीमोर्टम हैंगिंग है। ट्रिशा के पति की अग्रिम जमानत याचिका पर हो रही है सुनवाई। अग्रिम जमानत पर भोपाल कोर्ट में सुनवाई चल रही है। एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दोनों पक्ष भोपाल कोर्ट में मौजूद है और यहीं पर सुनवाई हो रही है। ट्रिशा के साथ ससुराल में जुल्म होता है, इसे परेशान किया जाता है और उस पर शक किया जाता है। मौत से कुछ लम्हे पहले भी ट्रिशा ने अपने घर वालों से बात की थी। उसकी चैट का जो हिस्सा सामने आया है, उसे देखकर आपका भी दिल बैठ जाएगा।
के इस तरह दुनिया छोड़ जाने पर माँ बाप पर क्या गुजरती है, इससे अच्छे से समझा जा सकता है। ट्रिशा की मां रेखा शर्मा ने बेटी की मौत के बाद एनडीटीवी से बात की और क्या कहा, ये सुनिए। आज आप लोग एक बार फिर कोर्ट पहुंचे, क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि आपको हर तरफ से ये जोर डाला जा रहा है कि उसका डेड बॉडी लीजिए और अंतिम संस्कार कीजिए। हाँ जी, अभी तक तो हमें कोई उम्मीद नहीं दिख रही यहाँ पर। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि हमारा केस दिल्ली में ट्रांसफ़र हो और SIT उसकी जांच उसका दिल्ली में हो, सुप्रीम कोर्ट में, और उसके दोबारा से पोस्टमार्टम हो। बस मेरी ये 3 है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला हमारे साथ में, और हमें यहाँ पे डर है। हमें डर है यहाँ पे। परसों भी उस दिन कोर्ट में हमारे ऊपर अटैक हुआ था। कुछ लोग आके हमको कुछ भी बोल रहे हैं, गंदा बोल रहे हैं। मेरी बेटी मतलब कि लड़कियाँ बदतमीज होती है, ऐसी होती है, ऐसे ऐसे करके हमें हम एग्रेसिव हों। अभी तक यही लग रहा है सारे लोग उनके ही हैं, हम लोग इधर उधर धूप में भटक रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा हमारे साथ में। आज 7 दिन हो गए उसकी डेड बॉडी एम्स में ही पड़ी हुई है। आप लोग क्या तब तक नहीं लेंगे जब तक सेकंड पोस्टमार्टम की अनुमति नहीं मिलेगी? मेरी बेटी वहाँ पे ऐसे लग रहा है, ऐसे बोला हमारे से क्या, मेरे को बहुत दुख लग रहा है। मैं बहुत नहीं चाहता अपनी बेटी का क्रिमिनेशन करना, बट हमारे जो हम वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्योंकि एम्स में उनके अपने लोग हैं यहाँ के। जब हमारी यहाँ की पुलिस हेल्प नहीं करी तो हम कैसे समझ ले कि एम्स में डॉक्टर्स हमारी हेल्प करी होगी, उन्होंने सही रिपोर्ट दी होगी। कब से परेशानी आना शुरू हुई और कहाँ से शुरुआत हुई? क्या दहेज को लेकर परेशान थे या उसके व्यक्तित्व को लेकर ट्विशा के उनको कोई शिकायत थी? 2 महीने थोड़ा सही रहा, वो भी है ना, हनीमून पे भी गए थे, वहाँ पे भी झगड़ा हुआ था। एक झगड़ा किया था इसने, कोई गंदा बोलता था, अपने माँ बाप के सामने सीधा हो जाता है, मम्मी के सामने सीधा हो जाता है। ट्विशा की शादी बहुत हाई प्रोफाइल तरीके से हुई थी, बहुत सारे न्यायिक विभाग के जो अधिकारी हैं वो इस शादी में जुटे थे। हाँ जी, और हमने अपनी सामर्थ्य से मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से शादी करी थी उसकी, बहुत अच्छी तरह से शादी करी थी। मुझे क्या पता थी कि वो 5 महीने तक ही वो रहेगी। वो ट्रिशा की मां रेखा शर्मा ने जब ट्रिशा को विदा किया होगा तो इसी तरह से आंसू बहाए होंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अपनी बेटी की अर्थी उठाने के समय कुछ ही महीनों में उन्हें फिर एक बार आंसू बहाने पड़ेंगे। ट्रिशा के साथ ससुराल में जुल्म होता था, उसे परेशान किया जाता था, उस पर शक किया जाता था। मौत से कुछ लम्हे पहले भी ट्रिशा ने अपने घर वालों से बात की थी। उसकी चैट का जो हिस्सा सामने आया है, उसे सुनकर देखकर आपका भी दिल बैठ जाएगा। अम्मा को बोलो कि अम्मा ये कब तक गंदा बोलेगा, अम्मा से बात करो। अम्मा नहीं सुन रही है, मुझे ही समझाती रहती है। मैं बात करूं आज? ये सब बहुत निर्दयी है मम्मी, सामने वाले के लिए कोई दया नहीं है। मेरा दम घुटता है यहाँ, मैं फंस चुकी हूं, ज्यादा बात नहीं कर सकती। मैं सही समय आने पर बात करूंगी। ये ट्विशा की तकलीफ है, दर्द है, आखिरी लम्हों की वो उलझन है जिसे कोई नहीं सुलझा सका, और आखिर में उसने मौत का रास्ता चुन लिया। मौत से 4 दिन पहले ट्विशा ने अपने माता पिता से बात की, ससुराल में हो रहे जुल्म के बारे में बताया, इस उम्मीद से कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ट्विशा ने यह भी लिखा कि ये लोग बहुत घटिया हैं। अपने पति समर्थ के बारे में लिखा कि वो ये भी पूछता है कि ये बच्चा किसका है। 7 मई को ट्विशा ने अपनी मां को मैसेज किया और कहा, मुझे आकर ले जाओ, ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। कल्पना कीजिए उस बेटी की गुहार जो कह रही है मुझे जीने नहीं देंगे, और अब अर्थी उठाने परिवार आ रहा है। एनडीटीवी पर पहली बार ट्रिशा के पिता ने बड़े खुलासे किए। उन्होंने साफ कहा कि वो सिस्टम के आगे हार जाएंगे क्योंकि आरोपी बहुत पहुंच वाले हैं। इनके हॉस्पिटल्स में, सारे एडमिनिस्ट्रेशन में इनके लोग फैले हुए, इनके रिश्तेदार फैले हुए। हमें नहीं लगता हम यहाँ से कुछ न्याय निकाल पाएंगे। ट्विशा का पति समर्थ सिंह पेशे से वकील है। ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह रिटायर्ड जिला जज है, इसलिए ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा को न्याय की उम्मीद नहीं है। वो साफ साफ कह चुके हैं कि लोकल पुलिस की जांच पर उनको भरोसा नहीं है। पिता ने बताया कि एमपी के लोकायुक्त आरोपियों के बहुत करीबी हैं, ऐसे में सब कुछ प्रभावित किया जा रहा है। जुडिशरी के खिलाफ कौन खड़ा होगा, लोकायुक्त के खिलाफ कौन खड़ा होगा, ये साफ दिखने में आ रहा है। मेरी बेटी का PM2 कराने के लिए मेरा राइट था, मुझे फोर्स किया जा रहा था पहले दिन से कि मैं बॉडी ले लूं
और इसको क्रिमिनेट कर दूं ताकि इनके सारे साक्ष्य जो है खत्म हो जाए। ट्विशा के पिता ने यह भी दावा किया कि पहले दूसरा पोस्टमार्टम कराने की इजाजत दी गई, अब इसके लिए कोर्ट जाने का निर्देश दिया जा रहा है। ट्विशा की दोस्त मीनाक्षी से भी व्हाट्सएप पर बातचीत होती थी। मीनाक्षी की भी ट्विशा की परेशानी की जानकारी भी दी और उसे पता भी था कि आखिरकार उसे क्या और किस परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है। सुनिए मीनाक्षी ने क्या बताया। ट्विशा की मौत को 7 दिन हो चुके हैं। इन 7 दिनों में परिवार ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहां पर गुहार लगाने नहीं पहुंचा है, चाहे पुलिस हो, प्रशासन हो या फिर सरकार। ट्विशा का परिवार लगातार पिछले 7 दिनों से राजधानी भोपाल में भटक रहा है। इस वक्त मेरे साथ ट्विशा की वो सिस्टर मौजूद है, मीनाक्षी, जिनके साथ उन्होंने लास्ट चैट किया था और उसे भी कहा था कि मैं फंस गई हूँ, तुम इस परेशानी या इस बर्बादी में मत फंसना। ट्विशा की सिस्टर मीनाक्षी, एक चैट वायरल हो रहा है जिसमें किसी मीनाक्षी नाम की लड़की से बात हो रही। वो मीनाक्षी आप हो और क्या कह रही है आपको ट्विशा? मैम, मेरे को सैटरडे नाइट में मैं उसको बहुत दिन से फ़ोन ट्राई कर रही थी, बट वो मुझे बार बार यही बोल रही थी मैं कॉल करूँगी, कॉल करती हूँ, अभी यहाँ पे सब लोग हैं, मैं कॉल करती हूँ। तो उस एक अचानक से मैंने और उसको अपना एक फ़ोटो भेजा, एक इमोशनल फ़ोटो, तो मेरे को लगा शायद से अब ये कॉल करेगी ये देख के। तो उसने मुझे उस फ़ोटो पर ये रिप्लाई किया, आई एम ट्रैप्ड, तू मत फंसना बस। और फिर मैंने उसको रिप्लाई किया, मैंने कहा आई एम वरीड अबाउट यू, प्लीज़ मुझसे बात कर। उसका कोई कॉल नहीं आया। सैटरडे नाइट मेरे पास ये मैसेज आया है, उसके बाद ट्यूसडे को हमारे पास खबर आई है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में भी एक बेटी की जान चली गई। परिजनों का आरोप है कि उसे दहेज के लिए मारा गया। ससुराल वालों का दावा है कि उसने छत से कूदकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने पति और ससुर को गिरफ्तार किया है। घटना मेरी बेटी थी जी, जलपुरा गांव में उसकी शादी की थी 1.5 साल पहले, और उसे दरिंदों ने कल रात मार दिया। पिता का कलेजा कांप गया होगा जब उसे खबर मिली होगी कि जिस बेटी को नाजों से पाला पोसा उसने ससुराल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। दीपिका नागर को पिछले 10 महीने से दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। कल परिजन मामला सुलझाने बेटी के ससुराल गए और रात को खबर आई कि बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस ने इसके बाद आरोपी पति ऋतिक और ससुर को गिरफ्तार किया है। परिजनों का आरोप है कि दीपिका को पहले मारा पीटा गया, फिर छत से नीचे फेंक दिया गया। हाथों पे, पैरों पे जख्म है बहुत गहरे गहरे, और उसको ये दिखाया गया है कि उसको तीसरी मंजिल से फेंक दिया कि वो खुद ही मर गई है, मतलब आत्महत्या करने के ऐसा दर्शाया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि ससुराल एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और 50 लाख रुपए कैश की मांग कर रहे थे। अब पुलिस तमाम पहलू की जांच कर रही है। और अब आगे बढ़ने से पहले अब आपको दिखाते हैं शाम 4 बजे की 4 बिग न्यूज। पीएम मोदी को स्वीडन का सबसे बड़ा सम्मान। पीएम बोले ये सम्मान 140 करोड़ भारतीयों के लिए है। पहलगाम आतंकी हमले का भी किया जिक्र, कहा आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती, आज नॉर्वे के लिए होंगे रवाना। ट्रंप की ईरान को फिर धमकी, कहा समझौते के लिए जल्द बेहतर प्रस्ताव पेश करे ईरान, नहीं तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ की बैठक। लखनऊ में शिक्षक अभ्यर्थियों का अनूठा प्रदर्शन, रेंगते हुए शिक्षा मंत्री के घर तक पहुंचे, जमकर नारेबाजी की। कल होने वाली सुनवाई में सही तरीके से उनका पक्ष रखने की सरकार से मांग। नीट पेपर लीक में लातूर के आरसीसी क्लासेस के मालिक शिवराज रघुनाथ गिरफ्तार। सीबीआई के मुताबिक शिवराज पेपर लीक करने वाले संगठित गिरोह का हिस्सा। और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की शिवेंदु सरकार की कैबिनेट का बड़ा फैसला आया है। पिछली सरकार में फंड वितरण की होगी जांच। अनियमितताओं की जांच के लिए आयोग गठित किया गया है। मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा आयोग तुरंत शुरू करेगा कार्रवाई और इस त्वरित कार्रवाई में महिलाओं पर अत्याचार की होगी जांच। मनरेगा में घोटालों की भी जांच होगी और केंद्रीय सरकार की अभी तक की जितनी भी स्कीम्स हैं जो कि जमीन पर लागू की गई हैं या फिर उनमें अगर किसी तरह की गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, उन्हें भी इस आयोग में जांच के जरिए सामने लाया जाएगा। और अब बात उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बाद अब बुलडोजर की एंट्री पश्चिम बंगाल में हो चुकी है। कोलकाता में अवैध निर्माण पर चले प्रशासन के बुलडोजर के खिलाफ ऐसा गुस्सा भड़का कि पार्क सर्कस 7 पॉइंट क्रॉसिंग पर कानून व्यवस्था के पर खच्चे उड़ गए। कोलकाता की सड़कों पर बुलडोजर की गूंज और उसके खिलाफ भड़का विरोध। देखते ही देखते ये विरोध हिंसा में बदल गया।
पत्थर चले, सड़कें जाम हुई और हालात काबू करने के लिए मोर्चे पर पुलिस को उतारना पड़ा। कोलकाता में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन ने अचानक उग्र रूप ले लिया। पार्क सर्किल 7 पॉइंट क्रॉसिंग के पास हुए इस विरोध के दौरान तनावपूर्ण हालात बन गए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बुलडोजर एक्शन में गरीब और खास समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि बिना अनुमति के किए जा रहे प्रदर्शन में शामिल लोगों को पुलिस ने हटाने की कोशिश की तो हालात बिगड़ गए और पथराव हुआ, जिसमें कई जवान घायल हो गए। इस घटना पर सीएम शुभेंदु ने साफ कर दिया है कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाथ में पत्थर उठाना, पत्थरबाजी करना और रिलीजियस नारा के साथ गुंडागर्दी करना, ये बंगाल में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस और केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। हालात काबू में रखने के लिए फ्लैग मार्च भी निकाला गया है। पश्चिम बंगाल में दंगाइयों से होगी वसूली, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है क्योंकि आसनसोल हिंसा को लेकर कार्रवाई की गई है। नुकसान की वसूली करेगी बंगाल पुलिस। पहली बार इतिहास में पश्चिम बंगाल में दंगाइयों से वसूली की जाएगी, यानी कि पुलिस ने अभी तक 26 दंगाइयों की पहचान की है। 2 दिन पहले आसनसोल में हिंसा की कई घटनाएं हुई थी और इसमें आइडेंटिफाइड उन 26 लोगों पर अब पश्चिम बंगाल पुलिस कार्रवाई करेगी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में जहांगीर मोहल्ला पुलिस चौकी पर हुए पथराव के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में 26 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में से 7 को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, जबकि 19 को न्यायिक हिरासत में रखा गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच तेजी से जारी है और बागी आरोपियों की पहचान कर जल्द उनको भी सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इस कार्रवाई की सबसे बड़ी बात है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से नुकसान की भरपाई कराई जाएगी। यानी अब तोड़फोड़ करने वालों को सिर्फ जेल ही नहीं बल्कि आर्थिक कीमत भी चुकानी पड़ेगी। लेकिन इस बार कार्रवाई सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं बल्कि एक सख्त संदेश भी है। आसनसोल से आया ये संदेश साफ है, अब पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की राजनीति जेब पर भारी पड़ेगी। बंगाल में जो बदली है सरकार तो बदला है राज और बदली है अब स्कीम। बंगाल सरकार ने पलटा है ममता बनर्जी सरकार का फैसला। राज्य में धर्म आधारित सभी स्कीम बंद कर दी जाएंगी। पश्चिम बंगाल की कैबिनेट ने ये बड़ा फैसला लिया है। राज्य में जारी स्कीम में बड़ा बदलाव किया जाएगा। अभी तक धर्म पर आधारित सभी स्कीम बंद की जाएंगी। बंद की गई ममता सरकार की स्कीम यानी कि धर्म के नाम पर जितनी भी योजनाएं पश्चिम बंगाल में चल रही थी उन सब पर अब रोक लगा दी जाएगी। आज से पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में सुबह की असेंबली में वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया है। इसमें सभी स्टूडेंट्स को शामिल होना है। सभी स्कूलों का इसका पालन करना अब जरूरी होगा और इसके पालन को सख्ती से किया जाए, इसके भी निर्देश दिए गए। बंगाल के स्कूलों में अब वंदे मातरम बनेगा नई सुबह की पहचान। देशभक्ति की गूंज के साथ शुरू होगा हर दिन। आज से पश्चिम बंगाल के स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है। शुभेंदु सरकार द्वारा जारी नए निर्देशों के मुताबिक स्कूलों के प्रिंसिपलों और प्रशासनिक अधिकारियों को साफ कह दिया गया है कि सुबह की प्रार्थना सभा में हर छात्र छात्रा की भागीदारी जरूरी होगी। इतना सेक्रीफाइस इस और समाज को इतना बड़ा प्रेरणा दिया जो संगीत वो बंगाल में गाने के लिए उसको अनुमति नहीं है। यही लिखा गया, ऋषि बंकिम ने लिखे हैं, तो उसका हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है और आज से हर स्कूल में इसका गायन होगा। इसका मकसद है स्कूली बच्चों में देशभक्ति, कड़ा अनुशासन, राष्ट्रीय एकता की भावना को और मजबूत करना। स्कूलों में नियम का पालन सख्ती से हो, इसके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने के भी आदेश दिए गए हैं। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला 4 के अलार्म पर जारी है। मिल रहे हैं ब्रेक के उस पार। शाम 4 बजे की सबसे बड़ी खबर यह है कि सड़क पर नमाज को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर सख्ती दिखाई है। उन्होंने सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर चेतावनी दी है। ये 4 का अलार्म बजा रहे हैं हम आपको इसलिए जिससे आपको पता हो कि योगी ने कहा है कि
सड़क पर नमाज पढ़ने वालों पर कार्रवाई होगी। वो बोले कि यूपी में अराजकता नहीं फैलने देंगे। योगी ने कहा कि प्यार से नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। उत्तर प्रदेश में रहना है तो सड़क पर नमाज पढ़ने से तौबा करना होगा। ये योगी का अल्टीमेटम है। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए। कानून व्यवस्था को लेकर योगी का रुख एक बार फिर बेहद कड़ा है और यूपी के मुसलमानों को संदेश भी साफ है। हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए, एक आम नागरिक, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए। सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को योगी ने नसीहत भी दी और नहीं मानने वालों को अल्टीमेटम भी दिया। अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। यानी मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया है कि यूपी में धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान है, लेकिन आम नागरिकों के अधिकारों की कीमत पर सड़कों को ब्लॉक करने की इजाजत किसी को नहीं मिलेगी। और अब आपको बताते हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। बढ़ती जनसंख्या पर भी योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा। योगी ने मुसलमानों से जनसंख्या को लेकर सवाल पूछे। योगी ने कहा नमाज पढ़नी है तो शिफ्ट में पढ़िए। योगी ने कहा कि अगर सामर्थ्य नहीं है तो क्यों बेवजह जनसंख्या बढ़ाए जा रहे हो। कहा सिस्टम के साथ अगर रहना है तो नियम कानून मानना होगा। उन्होंने कहा कि यूपी में कानून का ही राज चलेगा। योगी के बयान पर विपक्ष के नेताओं की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं सपा और एआईएमआईएम के नेता। भाइयों को हमने देखा कितनी बार ट्रेनों के अंदर, एयरपोर्ट के ऊपर भजन कीर्तन करते हुए, प्रार्थना करते हुए, हम तो कभी कोई आपत्ति नहीं उठाता। मगर यहाँ पे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना कि नहीं, फिर हमको हम हमारे हिसाब से करें। क्या करेंगे आप? सबको मार डालेंगे? क्या करेंगे? सबको गोली मार देंगे? क्या करेंगे आप? तो इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैं तो चाहूंगा मोदी जी देखिए, सुनिए आपके मुख्यमंत्री क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा है ना कि मुख्यमंत्री के बाद पूरी ताकत होती है। मुख्यमंत्री जो चाहे कर लें, जिसको चाहे गोली मार दें, जिसको चाहे दिन दहाड़े पुलिस की कस्टडी में उसको उसकी हत्या करवा दें और जो है पैरों में लगातार गोली मार दें। एक समुदाय के साथ जो जुल्म कर रहे हैं वो कभी न कभी उसका फल निकलेगा। राजनीतिक नेताओं की तो बात आपने सुनी, लेकिन इस्लामिक स्कॉलर क्या कह रहे हैं आपको ये बताते हैं। सुनिए खालिद रशीदी ने क्या कहा। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सड़कों पर नमाज अदा नहीं करता। हम लोग अपनी मसाजिद में और ईद में ईदगाहों में नमाज अदा करते हैं और सड़कों पे नमाज नहीं अदा करते। अगर ये कानून के ख़िलाफ़ है तो जाहिर सी बात है उसमें जितने भी मजहबी रीति रिवाज तमाम मज़ाहिब के हैं, सभी को चाहिए कि सड़कों पर इस तरीक़े का कोई भी प्रोग्राम ना हो। कोई भी चाहे पॉलिटिकल रैली हो या मजहबी जुलूस हो या मजहबी जलसा हो, हरगिज़ सड़क पर नहीं होना चाहिए। और अब आपको दिखाते हैं 4 बजे की क्राइम से जुड़ी 4 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के मथुरा में हिटलर दरोगा की तानाशाही, वीडियो बनाने के शक में युवक से की मारपीट, स्कूटी से खींचा फिर बरसाए लगा थप्पड़। महाराष्ट्र के नागपुर में वर्चस्व की लड़ाई में देर रात फायरिंग, बाइक सवार 6 बदमाशों ने की गोलीबारी, सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश जारी। बिहार की राजधानी पटना में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से 2 बदमाश घायल, टीचर से लूटपाट के मामले में एक्शन। उत्तर प्रदेश के जालौन में पुलिस मुठभेड़ में 13 मुकदमों का आरोपी चोर गिरफ्तार, अस्पताल में घायल बदमाश का इलाज जारी, मौके से तमंचा, खोखा, कारतूस बरामद। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि नीट पेपर लीक में गिरफ्तार आरोपी की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हो रही है। आरसीसी कोचिंग क्लासेस के मालिक शिवराज मोटेगांवकर की पेशी हुई है। सीबीआई ने मोटेगांवकर की 10 दिन की रिमांड मांगी है। थोड़ी देर में राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला। मोटेगांवकर को कल शाम पुणे से किया गया था गिरफ्तार। केमिस्ट्री पेपर के लीक में अहम भूमिका का आरोपी है ये। केमिस्ट्री पेपर हासिल करके दूसरों को देने का आरोप लगाया गया है। सीबीआई ने 10 दिनों की रिमांड मांगी है। और इस वक्त की बड़ी खबर, 4 धाम यात्रा मार्ग में श्रद्धालुओं की भीड़ के आगे व्यवस्था बिखर रही है। सबसे ज्यादा बदइंतजामी केदारनाथ धाम के
के रास्ते पर है। इस रास्ते पर पड़ने वाले सोनप्रयाग में व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त दिख रही है। तस्वीरें देखिए किस तरह से गाड़ियों में जगह मिलने के लिए दिक्कत के कारण यात्री जान पर खेलकर गाड़ियों में लटक के जा रहे हैं। जान जोखिम में लेकर पहाड़ों पर जा रहे हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। केदारनाथ में हर रोज औसतन 20,000 यात्री श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और वहां इतने यात्रियों के लिए इंतजाम मुमकिन नहीं हो रहे। सड़कों पर यात्रियों की भारी भीड़, खचाखच भरी गाड़ियां, धक्का मुक्की और भाग में भाग। गाड़ियों में जगह नहीं तो पीछे लटक कर ही सही लोग जान हथेली पर लेकर तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। ये मारामारी गौरीकुंड जाने वाली शटल सेवा में बैठने को लेकर है। तस्वीरें हैं केदारनाथ यात्रा मार्ग में पड़ने वाले सोनप्रयाग की। प्रशासन के इंतजाम के दावों की पोल खुल चुकी है। यात्रा मार्ग पर पुलिस व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा परेशान हैं। हजारों श्रद्धालु कई घंटों तक धूप में परेशान हो रहे हैं। भीड़ पर नियंत्रण का कोई इंतजाम नहीं दिख रहा। लोगों को उनके भरोसे छोड़ दिया गया है। इन हालात में कोई छोटी सी चूक कई लोगों की जान ले सकती है। प्रशासन का दावा है कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक 250 से अधिक शटल वाहन लगाए गए, लेकिन जमीनी तस्वीरें बता रही हैं कि कितना नाकाफी है। ये हालात तब हैं जब एक दिन पहले ही गढ़वाल के आईजी ने यात्रा इंतजामों का जायजा लिया था। उधर श्रद्धालुओं का आरोप है कि वाहन होने के बावजूद पुलिस कई यात्रियों को जबरन पैदल आगे भेज रही है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ रिकॉर्ड तोड़ रही है। अब जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिरकार ये रिकॉर्ड क्यों टूट रहे हैं। एक दिन में 80,000 तक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 14 मई तक चारों धामों में 12,62,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके थे। केदारनाथ में 22 अप्रैल को कपाट खुलने के बाद सबसे अधिक 5 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं। बद्रीनाथ धाम में कपाट 23 अप्रैल को खुले और यहाँ 3 लाख श्रद्धालु अब तक आ चुके हैं, जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 19 अप्रैल को खुले और दोनों ही धामों में 2-2 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की 1,21,000 गाड़ियां अब तक पहुंची हैं, जो बता रहा है कि काफी तादाद में लोग अपनी निजी गाड़ियों से आ रहे हैं और यही ट्रैफिक का सबसे बड़ा सबब और चुनौती बन जाता है। अभी तक अलग अलग वजहों से 40 यात्रियों की मौत हो चुकी है। इनमें से 22 की केदारनाथ और 7 श्रद्धालुओं की मृत्यु बद्रीनाथ यात्रा के दौरान हुई। 6 श्रद्धालुओं की यमुनोत्री और 5 की मृत्यु गंगोत्री में हुई है। पिछले साल 50 लाख श्रद्धालु 4 धाम की यात्रा पर पहुंचे थे और इस साल हो सकता है ये रिकॉर्ड भी टूट जाए। अब आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फिर ईरान को धमकी। ट्रंप ने कहा कि समझौते के लिए जल्द बेहतर प्रस्ताव पेश करे ईरान। ट्रंप ने चेतावनी दी कि समय निकल रहा है, अगर बेहतर प्रस्ताव नहीं आया तो और भयानक हमले करेंगे। बार बार ट्रंप ये चेतावनी दे रहे हैं और इस बीच शनिवार की बैठक के बाद ट्रंप कल फिर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ बैठक कर सकते हैं और सैन्य विकल्पों के इस्तेमाल पर फैसला ले सकते हैं। पश्चिम एशिया में जल्द शांति की उम्मीद दिख नहीं रही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल में अपनी ताजा पोस्ट में ईरान को फिर चेतावनी दी। कहा कि समय बीत रहा है, ईरान को जल्दी करनी चाहिए वरना उसका कुछ नहीं बचेगा। अगर जल्द बेहतर प्रस्ताव नहीं दिया तो हमले और भयानक होंगे। समय बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रंप का यह संदेश इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत के बाद आया। ट्रंप के ये तेवर अप्रैल में युद्ध विराम से ठीक पहले उनकी उस धमकी की तरह है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान युद्ध खत्म करने को तैयार नहीं हुआ तो पूरी एक सभ्यता नष्ट हो जाएगी। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक और पोस्ट शेयर किया जिसमें एआई के जरिए बनाया पश्चिम एशिया का विवादित नक्शा दिख रहा है। पूरा इलाका अमेरिकी झंडे के रंगों में रंगा दिख रहा है। ईरान के नक्शे पर घेरेबंदी या हमला दिखाने के लिए चारों तरफ से एरो दिखाए गए हैं। उधर ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के ताजा प्रस्तावों पर अमेरिका कोई ठोस रियायतें देने में नाकाम रहा है, जिससे बातचीत में गतिरोध बन गया है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन हमले से भी तनाव हो चुका है। किसी देश ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन अमीरात का इशारा सीधा ईरान की ओर है। संयुक्त अरब अमीरात का एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट, रविवार को एक ड्रोन हमले से इस पावर प्लांट के अहाते में आग लग गई। हादसे में किसी के हताहत होने या न्यूक्लियर रेडिएशन की कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन हमले से साबित हुआ है कि ईरान के साथ युद्ध विराम कितना नाजुक है और स्थितियां कोई भी मोड़ ले सकती हैं।
हमले के लिए किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन यूएई ने ईरान पर हाल के दिनों में ड्रोन और मिसाइल हमलों का आरोप लगाया। ओमान ने ड्रोन हमले के बाद संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता दिखाते हुए पश्चिम एशिया में ऐसी भड़काऊ कार्रवाइयों को खारिज किया है। उधर सऊदी अरब ने भी ऐलान किया कि उसके एयर डिफेंस ने 3 हमलावर ड्रोन को मार गिराया। सऊदी अरब के मुताबिक ये ड्रोन इराक से उड़े थे। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम की कोशिश कर रहे पाकिस्तान की कूटनीतिक कोशिशें जारी हैं। इसी के तहत पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी तेहरान में हैं, जहां उन्होंने ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बघेर गालिबाफ से मुलाकात की। और अब शाम को 4 बजे की खेल जगत से जुड़ी 4 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। आईपीएल 2026 के 61वें मैच में पंजाब किंग्स की हार, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 23 रन से हराया। आरसीबी ने 223 रन का टारगेट दिया। पंजाब की टीम 8 विकेट पर 199 रन ही बना सकी। विराट कोहली ने आईपीएल में 9वीं बार किसी सीजन में पूरे किए 500 से ज्यादा रन। आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी आरसीबी। पंजाब की लगातार 6ठी हार। आईपीएल ने राजस्थान की लगातार 3री हार हुई है। 5 विकेट से भी जीती दिल्ली। केएल राहुल अभिषेक ने बनाया अर्धशतक। एशियन चैंपियंस लीग 2 का फाइनल हारी रोनाल्डो की टीम। गांबा ओसाका ने 1-0 से हराया। और अब इस वक्त की बड़ी खबर केरल से। केरल की वीडी सतीशन सरकार ने सत्ता संभालते ही अपनी 2 गारंटियों को लागू कर दिया है। पहली ये 15 जून के बाद केरल की सभी महिलाओं के लिए यात्रा मुफ्त हो जाएगी। सारी सरकारी बसों में ये सुविधा उन्हें दी जाएगी। और इसके अलावा आशा वर्कर्स का मानदेय 3,000 रुपए बढ़ा दिया गया है। अब आशा वर्कर्स को 9,000 की जगह 12,000 रुपए मानदेय मिलेगा। ये महिलाओं के लिए, खासतौर से आशा वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी खबर है। इससे पहले आज 20 मंत्रियों के साथ वीडी सतीशन ने केरल के 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। सोमवार को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में जैसे हर रास्ता सेंट्रल स्टेडियम की ओर जा रहा था, यूनाइटेड फ्रंट के दलों के हजारों कार्यकर्ता और नेता राज्य भर से वीडी सतीशन सरकार का शपथ ग्रहण देखने पहुंचे। 10 साल लेफ्ट के शासन के बाद यूडीएफ शानदार जीत हासिल कर केरल की सत्ता में लौटा है। इस जोश भरे माहौल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने केरल के 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ले ली। उनके साथ 20 मंत्रियों को भी केरल के राज्यपाल आरवी आर्लेकर ने शपथ दिलाई। इनमें कांग्रेस के सहयोगी दलों के 9 मंत्री शामिल हैं। इस मौके पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल रही। शपथ के कुछ देर बाद वीडी सतीशन ने अपनी कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई और कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। 140 सदस्यों की विधानसभा में 102 सीटें जीतकर यूडीएफ सत्ता में आई है। ऐसे में उसके लिए अपने घोषणा पत्रों पर अमल के रास्ते में कोई बाधा नहीं आने वाली है। और अब आपको दिखाते हैं 4 बजे की मनोरंजन जुगत से जुड़ी 4 बड़ी खबरें। ट्रोलिंग पर आलिया के सपोर्ट में आई उनकी मां सोनी राजदान। कहा सोशल मीडिया पर ढेर सारी नफरत फैल रही है। तिलक वर्मा और श्रीलीला के अफेयर की खबरें अफवाह, दावा दोनों अभी तक एक बार भी मिले तक नहीं। कांस में रिलीज हुआ वामिका की डीसी का ट्रेलर। कांस फिल्म फेस्टिवल में ये ट्रेलर जारी किया गया है। बीते शुक्रवार आयुष्मान खुराना और संजय दत्त की फिल्मों की रिलीज के बावजूद कृष्णावतारम ने दूसरे वीकेंड पर 6.7 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म अब तक 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का नेट कलेक्शन कर चुकी है। और अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की है, जहां एक गांव में बम मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने पर सेना के जवान मौके पर पहुंचे और समय रहते खतरे को टाल दिया। नौशेरा सब डिवीजन के धनाका गांव में सुबह सुबह अफरा तफरी मची थी। वहां बम जैसी कोई चीज देखी गई। खतरे का अंदेशा होते ही पुलिस को खबर की गई। पुलिस और सेना की साझा टीम पहुंची। इलाके को घेर कर शेल की जांच की गई। बम की पुष्टि होने के बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया, जिसने इसे निष्क्रिय किया। पीडीएस टीम ने अपने काम को अंजाम देने से पहले सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया। विस्फोट की तीव्रता बता रही है कि खतरा कितना बड़ा था। सेना और पुलिस की टीमें अब जांच में जुटी हैं।
इतना खतरनाक बम आबादी के करीब कैसे पहुंचा, ये पता लगाने की कोशिशें जारी हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से है। वृंदावन थाना क्षेत्र में दरोगा ने एक युवक को जमकर पीटा। खाकी अमले को शक था कि एक युवक थाने के अंदर की तस्वीरों को अपने मोबाइल पर कैद कर रहा था। फिर क्या हुआ ये देखिए। ये यूपी पुलिस के दारोगा सुबोध मलिक है। इनको कानून ने कोई हक नहीं दिया कि वो बीच सड़क किसी को इस तरह पीटे, उसकी बेइज्जती करे, लेकिन खाकी वर्दी को इन बातों की क्यों परवाह। दरअसल थाने के अंदर किसी बच्चे को चोरी के शक में ले जाया गया था। उसी दौरान स्कूटी सवार ने थाने के सामने गाड़ी रोकी और मोबाइल पर किसी से बात करने लगा। दारोगा को शक हुआ कि वो वीडियो बना रहा है और उन्होंने स्कूटी सवार को पीट डाला। मामला यही खत्म नहीं हुआ। थप्पड़ बरसाने के बाद दारोगा पीड़ित को खींचते हुए थाने के अंदर ले गए। कॉलर पकड़कर थप्पड़ बरसाते दारोगा जी वायरल हैं। लोग पुलिस के सलीके तरीके पर सवाल उठा रहे हैं और बड़े अधिकारी जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। चार कलाम में आज मेरे मनोज्ञा लोईवाल के साथ इतना ही। ब्रेक के उस पार मल्लिका मल्होत्रा के साथ देखिए देख रहा है इंडिया, सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। खबरों का सिलसिला जारी है। प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।